हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी से वीडियो में, जहाँ मैं आज हमारा जो क्लास 9 का चैप्टर चल रहा है परमाणु एवं अणु, इसका एक सबसे लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, इस चैप्टर को हमने पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है। हमने पाठ्यगत प्रश्न कर लिए हैं, चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स दिए थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू सब कुछ अच्छे से डन कर लिया। अब बात आती है कि मैम हमें इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। तो चलिए आज के इस सेशन में हम इसी की शुरुआत करते हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को हमारे चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जानकारी देना चाहती हूँ। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहाँ 5 स्टेट बोर्ड्स हम कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। और जितनी भी चीज़ें हम कवर कराते हैं वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं। अब बात आती है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इन सब के नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? नोट्स की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, बेटा हमारा एक और चैनल है इंग्लिश मीडियम। अगर आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं आप हमारे इंग्लिश मीडियम चैनल से कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को अति लघुत्री में लिखने को आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। भैया सोडियम है ना तथा आयरन के लैटिन नाम यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहली चीज, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है प्रतीक चिन्ह। और आयरन का क्या होता है? Fe होता है। सोडियम और आयरन का प्रतीक चिन्ह हमने यहाँ पर देख लिया। और अगर इसके बारे में जाने तो ये दोनों ही एलिमेंट होते हैं और उसमें भी क्या होते हैं? मेटल्स यानी कि धातुएं हैं। अब बात आ रही है कि इनके लैटिन नाम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। और आयरन का क्या होता है? फेरम होता है। ये अपने लैटिन नाम से निकलकर आए हैं, नेट्रियम और फेरम से। कितना प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर अति लघुत्री में पूछा गया है। ओके, खैर सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका हमने सिंपली क्या दे दिया? आंसर। और ये दोनों ही क्या है भैया? मेटल्स हैं, है ना। ये दोनों ही क्या है? धातुएं हैं, है ना। सोडियम एक अलग धातु है, आयरन एक अलग धातु है। इनकी प्रकृति, इनका नेचर भी अलग अलग है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अब मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित तत्वों के सही संकेत लिखिए। अब आपको बताना है, यहाँ जितनी सारी चीजें दी गई हैं इसको देखकर बताना है कि निम्नलिखित तत्वों के सही संकेत क्या होंगे। कोबाल्ट का संकेत चिन्ह क्या होगा? कार्बन का क्या होगा? एल्यूमिनियम का क्या होगा? हीलियम का क्या होगा? और सोडियम का क्या होगा? देखो, ये एक ऐसा पार्ट है जो अभी तो हम इनके प्रतीक चिन्ह डायरेक्ट देख रहे हैं, सिंबल्स देख रहे हैं। नेक्स्ट जब आप क्लास 10th में जाओगे ना तो इतना बेसिक से नहीं आएगा। सिंपली वहाँ पर बड़ी बड़ी सी क्वेश्चंस आएंगी, छोटी, मीडियम, बड़ी, हर तरीके की क्वेश्चंस आएंगी, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही आपको सभी के प्रतीक चिन्ह पता होने चाहिए। तो इसीलिए क्लास 9th को बेस कहा जाता है क्लास 10th का, और कहते हैं कि भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करो ताकि क्लास 10th में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप बताओ मुझे, कभी कोबाल्ट आ जाता है तो आप इसका प्रतीक चिन्ह क्या बताओगे? कैपिटल C और O होगा। ये इसका क्या है भैया? तो सही संकेत है। कार्बन का कैपिटल C होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, हीलियम का कैपिटल H और E होता है, सोडियम का कैपिटल N और A होता है। अब एक चीज और सुनिएगा, ये दो चीजों से मिलकर जैसे बने हैं, यहाँ पर हमें दो अल्फाबेट मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, रूल हमसे ये कहा जाता है कि इनका पहला अल्फाबेट हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा? कैपिटल। और दूसरा हमेशा कैसा होगा? स्मॉल। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं H2O, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। पानी का एक क्या है? मॉलिक्यूल है।
अब मुझे एक बात बताओ, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल है कि नहीं है? दोनों कैपिटल क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट तत्व हो गया, इसीलिए हमने इसे क्या लिखा है, H2O, दोनों ही कैपिटल में लिखे हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ CO2, अगेन कार्बन एक अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट मिलकर ही आपस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये कोई एक एलिमेंट नहीं है, दोनों एक अलग एलिमेंट है, इसीलिए इनका पहला अल्फाबेट कैसा होगा, कैपिटल ही होगा। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई? इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो बेटा इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, NaCl सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, तो सोडियम का पहला अल्फाबेट कैपिटल, दूसरा स्मॉल एज यूजुअल, और क्लोरीन का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, दूसरा स्मॉल, और यही इनके क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह या संकेत जिसे हम कह सकते हैं। ओके, सो ये थी कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि निम्नलिखित तत्वों के सही संकेत लिखिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट आते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझ पा रहे हैं? तो बेटा ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, जो हमसे क्या कह रहा है कि भैया बर्जीलियस ने तत्वों को कैसे चिन्हित किया है। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों को चिन्हित किया, लेकिन कैसे? जो अभी मैंने आपको कहानी सुनाई ना, उसी का ही एक छोटा सा सार मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। बर्जीलियस ने तत्वों को, तत्वों बोले तो बेटा किसकी बात चल रही है, एलिमेंट्स की, है ना, तत्वों की बात चल रही है, यानी कि इसमें बात चल रही है एलिमेंट्स की। सो बर्जीलियस ने तत्वों के अंग्रेजी नाम में से, जो अंग्रेजी नाम है ना बेटा, उनमें से प्रथम 1 या 2 अक्षर लेकर तत्वों के प्रतीक को निरूपित कर दिया, उसको चिन्हित कर दिया। ठीक है, कुछ स्थितियों में तत्वों के प्रतीक भिन्न भाषाओं, जैसे भैया कुछ लैटिन, कुछ जर्मन, कुछ ग्रीक इत्यादि के नाम से भी लिए गए हैं। तो ऐसे करके बर्जीलियस ने इन आधार पर इसे क्या किया है, चिन्हित किया है। सो बर्जीलियस ने तत्वों के अंग्रेजी नाम में से प्रथम 1 या 2 अक्षर लेकर तत्वों के प्रतीक पहले से ही निरूपित कर दिए, और कुछ सिचुएशन में इन्होंने ऐसा किया है कि तत्वों के प्रतीक अलग अलग भाषाओं या भिन्न भाषाओं, जैसे कि लैटिन हो गया, जर्मन हो गया, ग्रीक इत्यादि से इन्होंने लिए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय में ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए थे, ओनली 3 क्वेश्चंस लिए। अब हम सीधे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जहां पर हमें चीजों को थोड़ा सा डिटेल में जाकर समझना होगा। धनायन तथा ऋणायन के बीच अंतर बता दो भैया जल्दी से। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये धनायन और ऋणायन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये सिंपली हमसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। धनायन ऑब्वियसली ये कैसे होते हैं, धन आवेशित आयन होते हैं। धनायन बोले तो क्या, ऐसे आयन जो कैसे होंगे, धन आवेशित होंगे, यानी कि ऐसे आयन जो पॉजिटिवली चार्ज हो, जिन पर आवेश कैसा हो, धनात्मक हो। समझ पा रहे हो? सो आयन की अगर बात करें, भी मैं एक्सप्लेन भी करूंगी इसी। ऐसे ऋण आयन मतलब यह जो होते हैं भैया, वो ऋण आवेशित आयन होते हैं, ऋणात्मक आवेशित आयन होते हैं, यानी कि इन पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो कैसा होता है, ऋणात्मक। ऐसे आयन जिन पर आवेश या चार्ज ऋणात्मक होता है, उन्हीं को हम ऋणायन कहते हैं, और ऐसे आयन जिन पर चार्ज या आवेश धनात्मक होता है, उसे हम धनायन कहते हैं या फिर धनावेशित आयन कहते हैं। अब बात आती है कि मैम ये कैसे ऐसे, पहले तो ये तुम अपनी लिस्ट जो मैंने तुम्हें क्लास में याद करवाई थी कि भैया ये सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है, तो वो आप अच्छे से याद कर लेना। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देकर रखे हैं, जैसे सोडियम आयन यहाँ पर देकर रखा है ना, पोटेशियम आयन यहाँ पर देकर रखा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम आयन यहाँ पर देकर रखा है, और इन पर चार्ज कैसा देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव। वहीं अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसे कुछ और आयन भी यहाँ पर देखे रखे, जैसे क्लोरीन हो गया, इन पे जो क्लोरीन आयन देकर रखे, जिन पे आवेश कैसा है, तो वो है ऋण आयन। जिन पर आवेश कैसा है, तो ऑब्वियसली ऋणावेशित है ये, यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज है। अब बात आती है कि मैम क्यों ऐसा हुआ कि धनायन और ऋणायन ये निकल कर आए हैं। रीजन है बेटा इसके पीछे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे हमने अगर यहाँ पर सोडियम का एक एलिमेंट लिखा है, ये सोडियम क्या हो जाएगा, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, और ये भी सोडियम का प्रतीक चिन्ह है, पर मैंने ना सोडियम का आयन यहाँ पर लिखा है जिस पर चार्ज कैसा है, धनावेशित है। अब बात ये आती है कि मैम दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? जी हाँ, बिल्कुल दोनों में डिफरेंस तो है। मेरी बात ध्यान से सुनिएंगे। जैसे सोडियम है,
सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम का एक एटम जो होता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होंगे ही ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या सोडियम एलिमेंट या सोडियम के एटम में, धातु में, एटम अणु में कितनी होती है? तो बेटा आप क्या बोलोगे कि मैम ये 11 है। फिर मैम इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? बेटा 10 होती है। रीजन है इसके पीछे, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया जाता है, वहां पर यानी लूज कर दिया जाता है, वहां पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, यानी वो धनात्मक आवेश होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, वहां पर आवेश कैसा होता है? वहां पर चार्ज होता है ऋणात्मक। कैसे? तो सुनो, अब बात ऐसी है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली आपको चीजें अच्छे से समझाने के लिए बनाया सोडियम का एक एटम, ठीक है, और मैंने सबके क्या बना दिए बेटा? ऑर्बिट्स बना दिए, ठीक है। देखो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसके क्या बना दिए? ऑर्बिट्स। और ये बिल्कुल भी अच्छी चक्री नहीं लग रही है, तो मैंने इसको 1, ये न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट है ना, ये इसका एक ऑर्बिट होगा बेटा, ये इसका दूसरा ऑर्बिट होगा, ऐसे करके ये बटे हुए होते हैं, ठीक है। अब मैं इनमें किसको बिठाऊंगी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन। जो पहला वाला ऑर्बिट होता है ना, उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कितने बैठा दिए? 2। बैठाने कितने? कुल 11, ठीक है ना। ये सोडियम का एक मैंने क्या बनाया है? एटम बनाया। अब मैंने क्या बोला? दूसरे वाले में कितने बैठने चाहिए बेटा? 8 बैठने चाहिए। 4 यहाँ बैठा दिए, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 अंदर थे। और इस वाले में कितने हो गए? इसे अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो मैंने यहाँ पर बैठा दिए। लास्ट वाले में अब कितना बचेगा? ऑब्वियसली 1 बचेगा। यहाँ पर कितने थे? 2, फिर कितने आए? 8, 8 और 2 10, एक लास्ट वाले में रह गया। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट वाले में भी इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8, इसके पास कितने हैं? 1 ही है। अब मान लीजिए कि आपको चाहिए किसी चीज को परचेस करने के लिए 8000 रुपीज, 8000 रुपए आपको चाहिए, जिसमें से आपके पास केवल 1000 रुपए है, तो क्या आप किसी से 7000 रुपए मांगोगे? आपको थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा लगेगा यार कि मैं 7000 कैसे किसी से मांग लूं। ऑब्वियसली सबको लगेगा, ये चीज सोचने में तो आएगा। तो बात ऐसी है कि फिर वो व्यक्ति पता है क्या करेगा? उसके पास जो 1000 है वो कहेगा एक काम करो तुम भी ले लो। हालांकि जनरली ऐसा कोई करता नहीं, बट इसे समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये अपना अष्टक अगर कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देगा? लूज, जिसके लिए ये जो आयन होगा क्या हो जाएगा? सोडियम का आयन बन जाएगा। और इस आयन पे चार्ज कौन सा होगा? धनावेशित। क्यों? क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है बेटा? अगर इसका त्याग दिया जाता है सो फिर इस पर जो आवेश आता है तो वो हमेशा धनावेश होता है। पॉइंट क्लियर? पक्का? कंफर्म? ठीक है। ये सोडियम का हमने एक एटम बना के जाना, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लोरीन का एग्जांपल दूं। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं आती हूँ नेक्स्ट। ये है हमारे पास क्लोरीन का एक एलिमेंट। क्लोरीन एक एलिमेंट है, तत्व है, और यहाँ पर भी मैंने क्लोरीन को लिया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इस पर ये है एक आयन। क्यों है ये आयन? तो सुनो, पहली बात तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भैया? 17, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 18। क्यों भाई? दोनों में डिफरेंस क्यों है बेटा? है डिफरेंस। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसका न्यूक्लियस नाभिक बनाया, फिर मैंने इसमें क्या बनाए? इसको ऑर्बिट्स में बांटा इसके। फिर मैंने आपसे क्या बोला कि भैया अब मुझे टोटल कितने, अभी 18 भूल जाओ, अभी 18 भूल जाओ, हमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बैठाना है। तो जब 17 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर बैठाते हैं ना बेटा, तो क्या होता है? 17 इलेक्ट्रॉन में से 2 बैठा दिए, फिर मैंने 8 यहाँ बैठा दिए, 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए? 10। अब मुझे 7 और बैठाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर हमने देखा कि यार एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसके पास 8000 रुपए चाहिए, जिसमें से 7000 इसके पास है, 1000 इसको किसी से लेना है, तो ये क्या करेगा? नॉर्मली किसी से 1000 ले लेगा। ऐसे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और 7 इसके पास थे,
तो ये एक किसी से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, है ना। जब ये एक गेन कर लेगा ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, और इसने क्लोरीन के लिए इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसके कारण क्लोरीन पर क्या होगा, ये जो आयन बनेगा इस पर चार्ज आ जाएगा, कौन सा, ऋणावेशित। समझ रहे हो, चार्ज कैसा आ जाएगा भाई, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये। बस ये थी कहानी, इनमें ये डिफरेंस होता है। क्यों बताया मैंने, ताकि आप अंतर समझ सको। जैसे यहाँ पर यहाँ पे जो धनावेशित आयन लिखे और ये ऋण आवेशित आयन लिखे, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी क्लियर हुआ कि ये धनावेशित और ऋणावेशित क्यों है, और नॉर्मल से ये अलग क्यों होता है, इससे ये अलग क्यों है, ये भी आपको पता चल गया होगा। सो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा इसी बात पे। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा हमारा 5। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ना, बस वही पूरी रामायण हमें यहाँ पर ऐसे थापनी है, झोपनी है, ऐसा बोल सकते हैं, थोपनी है। सोडियम परमाणु तथा सोडियम आयन के बीच क्या अंतर है भाई, बिल्कुल है। अभी मैंने सोडियम का एक एटम वहां पर लिया था, सोडियम एलिमेंट की बात की थी, सोडियम पर्टिकुलर एटम को देखा था, फिर मैंने सोडियम के आयन, दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया था कि हाँ भाई दोनों में अंतर है, तो वो अंतर को ही हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली बताना है। तो एक साइड मैंने क्या लिया है बढ़िया, सोडियम एटम लिया है, किसे लिया है चंगू मंगू, सो मैंने लिया है यहाँ पर सोडियम एटम, और यहाँ मैंने क्या लिया है, सो ऑब्वियसली ये हमारा हो जाएगा सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन हो जाएगा। अब बात आ रही है कि मैम ये जो हमारा सोडियम परमाणु के कोश में 18 इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं, अभी बताए थे, और इसमें कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाता है, तभी तो ये सोडियम आयन बनता है ना। तो हमने क्या देखा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। ये Na उदासीन, उदासीन नेचर वैसा वाला नहीं बोल रहे, उदासीन इसके किसको बोल रहे हैं, चार्ज को लेकर, कोई चार्ज थोड़ी ना इस पे। सोडियम का एक एटम तो आप ऐसा लिखोगे, और सोडियम आयन कैसे लिखोगे, तो आप ऐसा लिखोगे, क्यों, क्योंकि इस पर सोडियम आयन के ऊपर जो आवेश है वो कौन सा है, धन आवेश। तो सोडियम आयन धनात्मक आवेशित कण या फिर क्या कहलाता है, धनायन कहलाता है। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको डन हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ही हमने पूरी कहानी अच्छे से जान ली है। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लघुत्तरीय ही चल रहा है बेटा अभी हमारा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि भैया रासायनिक अभिक्रियाओं में अणु किस प्रकार विद्यमान रहते हैं। यानी कि बेटा जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें अणु कैसे विद्यमान होते हैं। तो सुनो, अणु निम्न 2 रूप में विद्यमान होते हैं। एक तो तत्वों के अणु अलग होते हैं, और यौगिकों के अणु कैसे होते हैं बेटा, अलग होते हैं। पॉइंट समझ रहे हो ना भैया। देखो, तत्वों के अणु, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल अलग होते हैं, और कंपाउंड्स के कैसे होते हैं, अलग। सो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं में अणु किस प्रकार विद्यमान होते हैं, 2 रूप में। एक एलिमेंट्स के अणु होते हैं, और एक एलिमेंट्स के और दूसरे क्या होते हैं, यौगिकों के। डिफरेंस है इन सब में, ये समान 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग के द्वारा बनते हैं। 2 या 2 से ज्यादा समान तत्वों के संयोग से क्या बनेंगे, तत्वों के अणु बनेंगे, जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे। और यौगिकों के अणु क्या होते हैं, तो ये भिन्न तत्वों परमाणुओं के संयोग द्वारा बनते हैं। क्या बोला है, ये भिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोग के द्वारा बनते हैं। जैसे हमने NH3 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कैसे बना, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स नहीं आपस में मिले ना, यहाँ पर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला, ये कार्बन और ऑक्सीजन मिला, ऐसे। तो फिर से सुनेंगे हम, कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अणु किस प्रकार विद्यमान है, 2 रूप में। तत्वों के अणु अलग होते हैं, जो 2 समान तत्वों से, 2 या 2 से अधिक, लेकिन वो समान होने चाहिए, ये जो होते हैं समान 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, है ना। ऐसे ही फास्फोरस के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। समझ पा रहे हो। अब कंपाउंड्स की बात करेंगे, कंपाउंड्स के अणु कैसे बनेंगे भाई, ये अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनेंगे। आपको क्लास 9th की कहानी याद है, जहां मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि भैया ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, देखो उसी का एक पार्ट आ गया यहाँ पर, समझ पा रहे हो। वहां मैंने आपको पढ़ाया था कि बेटा ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
सो भैया शुद्ध पदार्थ में हमें तत्वों को पढ़ना होता है। किसको पढ़ना होता है बेटा? तो शुद्ध पदार्थ में आते हैं तत्व, और क्या आते हैं बेटा? कंपाउंड्स यानी कि यौगिक। समझ पा रहे हो कि नहीं? कंपाउंड्स यानी कि क्या आते हैं? यौगिक। तत्व कितने होते हैं भैया? 118 होते हैं, और यौगिक जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा तत्वों से मिलकर बने होते हैं। क्या बोला है? ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना? तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलो, तो ये थी कहानी। और तत्व में धातु, अधातु और उपधातु ये चीजें आती हैं। अब इसी को ही और अच्छे से यहाँ पर पूछा गया है, तो हमने वो भी बता दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भाई, कि बहु परमाणु आयन क्या होते हैं। आपको सिंपली एग्जाम्पल के साथ इसे एक्सप्लेन करना है कि वो जो ऐसे आयन आपको बताने हैं जो बहुत सारे परमाणु वाले अणु से मिलकर बना हुआ होता है। आपको एग्जाम्पल के साथ इसे बताना है, तो आप क्या बोलोगे कि बहुपरमाणु आयन एक या अधिक परमाणुओं का वह समूह होता है जिस पर कोई आवेश यानी कि चार्ज होता है। चार्ज क्यों होता है ये तो आप अच्छे से जान चुके हो, लेकिन बहुपरमाणु आयन एक आयन की कैटेगरी में ही क्यों आया? क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली उस पर कोई चार्ज या आवेश तो होगा ही होगा। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एक सल्फेट आयन यहाँ पर एग्जाम्पल है, फॉस्फेट आयन यहाँ पर एग्जाम्पल है, जिसे सिंपली हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और हमें एग्जाम्पल देने को बोला था, तो जो कि हमने यहाँ पर दे दिया, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 8, प्रश्न क्रमांक 8 ये रहा आप सभी के सामने। निम्न के लिए एक शब्द दीजिए। तो 2 कहानी आपके सामने है, इसको लेकर एक सिंगल वर्डिंग में आपको आंसर देना, एक सिंगल शब्द में आंसर देना है। और 2 भी होंगे तो चलेगा, 3 भी हो तो चले, पर वो समझ में आ जाए। पता चला आपसे बोला है कि एक शब्द में आंसर दो, तो एक शब्द लिखकर बैठ गए और मीनिंग को समझ ही नहीं आ रहा है ना, ऐसा नहीं करना है। तो निम्न के लिए एक शब्द दीजिए। पहला है आपके पास धनात्मक आवेशित आयन, और दूसरा है आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन इसी में रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कोई मुख्य नियम बताइए। भैया क्लास 9th में हो, क्लास 10th में जैसे ही जाओगे ना, पहला ही चैप्टर आपको केमिस्ट्री का मिलेगा, रासायनिक अभिक्रियाएं। उसमें तो यही पढ़ना है पूरा, तो कुछ रूल्स यहाँ से सीखते हुए जाना, हालांकि मैंने सिखाए हैं, ठीक है। तो सुनो, धनात्मक आवेशित आयन ऑब्वियसली हम उसे क्या बोलेंगे? धनायन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा? आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। ऑब्वियसली उसी को हम बहुपरमाणु आयन कहेंगे। आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा? बहुत सारे परमाणुओं से युक्त आयन, ठीक है। सो ये था इसकी कहानी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन के रासायनिक सूत्र लिखने के कोई नियम। तो 2 नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो जब यौगिक में धातु तथा अधातु होते हैं तो धातु का प्रतीक पहले और अधातु का बाद में लिखते हैं। बिल्कुल सही बोला है। जब भी मैंने आपको इसकी सहायता से सूत्र लिखना सिखाया है, तो ये चीज कॉन्सेप्चुअल पार्ट में भी बताई थी कि सबसे पहले अगर धातु और अधातु है तो हम पहले किसे यूज करेंगे भैया? धातु, और बाद में किसके बारे में लिखेंगे? धातु को। समझे कि नहीं? रासायनिक सूत्र में आयनों पर संयोजकता और आवेश संतुलित होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। अगर हम किसी भी चीज के बारे में उसका बताने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या, हम उसका सूत्र लिखने जा रहे हैं, तो 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज धातु और अधातु, जिसमें उसका ऑब्वियसली हमें प्रतीक चिन्ह या सिंबल लिखना होगा, और उसके नीचे हम उसकी संयोजकता आवेश को लिखेंगे, और फिर हम उसको क्रिस क्रॉस करके उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर बता सकते हैं। ऐसे करके ये रूल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, समझ रहे हो। अभी तो आपको ये बनाना सिखा रहे हैं, नेक्स्ट नहीं सिखाएंगे क्लास 10th में, सीधे सीधे बोलेंगे कि किस रिएक्शन हुई, क्या हुआ। अभी तो सूत्र लिखना सिखा रहे हैं कि सूत्र को लिखा कैसे जाता है। ओके, सो रासायनिक सूत्र लिखने के 2 नियम आपके सामने बता दिए। पहला, जब यौगिक में धातु तथा अधातु होते हैं, यानी कि जो यौगिक होता है ना बेटा, जो कंपाउंड होता है, अगर उसमें धातु और अधातु है तो पहले हम किसे लेंगे? धातु को, देन हम किसे लेंगे? अधातु को, और उसके नीचे हम उसकी संयोजकता आवेश को लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम उसे क्रिस क्रॉस कर देंगे और फिर वहां पर इसका रासायनिक सूत्र बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। सो भैया इसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप बताइए ये स्थिर अनुपात नियम क्या है।
पहला क्वेश्चन क्या है कि स्थिर अनुपात नियम क्या है। सो ध्यान से सुनो, प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये प्राउस्ट नाम के एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट, इन्होंने ही स्थिर अनुपात का नियम दिया था और बताया था कि भाई जो द्रव्यमान होते हैं ना इनके, वो पहले से ही ये अपने द्रव्यमान के अनुपात में पहले से ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया H2O है ना, इनका अगर हम अनुपात देखने चाहें तो इनके बीच का अनुपात कैसे निकल कर आएगा, तो उसके लिए ये अनुपात इनके बीच का फिक्स कैसे होगा, क्यों, क्योंकि इनके द्रव्यमान का अनुपात क्या है बेटा, फिक्स है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। एटम कितने हैं, 1। सो 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर हमने क्या जाना कि भैया 1:8, ये इनका क्या निकल कर आया, 1:8 में ये बटे हुए हैं और ये निश्चित है, फिक्स है। क्यों, क्योंकि सभी का परमाणु द्रव्यमान भी बेटा क्या होता है, फिक्स होता है, स्थिर होता है। सो स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में, यानी कि बेटा किसी भी, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, कंपाउंड की, सो किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में बटे हुए होते हैं। यानी कि इन तत्वों का या इन एलिमेंट्स के द्रव्यमानों का अनुपात कैसा होता है बेटा, निश्चित यानी कि फिक्स होता है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड अब इसी क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन है कि भैया एक यौगिक में कार्बन तथा ऑक्सीजन का ऑक्सीजन भार के अनुसार 3:8 है, ठीक है ना। हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक यौगिक है, ऑब्वियसली वो CO2 ही होगा, जिसमें बोल रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का भार के अनुसार अगर हम अनुपात देखेंगे तो बेटा वो कितना होगा, 3:8 में ये है। अब बोल रहे हैं अनुपात में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके, अभी बताऊंगी कैसे। अब बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान बेटा 9 ग्राम कार्बन से पूर्ण क्रिया करने के लिए आवश्यक रूप से दोहराना होगा। सबसे पहले तो ये 3:8 कहाँ से आया ये जानना पड़ेगा। हालांकि चैप्टर के बीच में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा चेंज था वो क्वेश्चन, लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन तो था। तो सुनो, पहली बात तो हमने क्या लिखा, कार्बन और ये क्या है, ऑक्सीजन, ये CO2 है, ठीक है। अब CO2 की अगर बात करें, इनके बीच में अनुपात फिक्स कैसे होगा, 3:8 कैसे आया, तो सुनो, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12, इसके एटम कितने हैं, 1। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, सो ऑक्सीजन का होता है 16, इसके एटम कितने हैं, 2। सो 12 एकम 12 और 16 दूनी क्या हो जाएगा बेटा, 32। काटा पीटी कर दें, चलो कैसे करेंगे, तो सुनो, हमने क्या देखा, 4 तिया 12, फिर चारों अठो क्या हो जाएगी, 32, 4 8 जा क्या होगा, 32, यानी इनके बीच का रेशो 3:8 आया। तो एक यौगिक में, और वो यौगिक क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन भार के अनुसार 3:8 अनुपात में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तब ही बन पाएगी जब इनके भार के अनुसार ये 3:8 में ही क्या होंगे, डिवाइड। ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान, 9 ग्राम बेटा कार्बन से पूर्ण क्रिया करने के लिए आवश्यक रूप से दोहराना पड़ेगा। तो अगर हम भार के अनुसार कार्बन को देखते हैं तो ऑक्सीजन की बात करें, भार के अनुसार देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 3:8 है। अर्थात 3 ग्राम बेटा कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण के लिए आवश्यकता होगी। तो 9 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा भैया, 24 ग्राम। 24 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता यहाँ पर होगी। सिंपल सा था, मल्टीप्लाई करना था। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर आणविक सूत्र आपको बताना है। फिर से सुन लीजिए, आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र बताना है। चलो इसे तो हमें सॉल्व ही करना होगा। कैसे करेंगे भैया, तो पहले तो हमने ले लिया एल्यूमिनियम को और हमने क्या ले लिया भैया, हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। अब हमें इनकी वैलेंसी आवेश पता होना चाहिए। तो हमें पता है इसका कितना हो जाएगा ये, और इसका कितना हो जाएगा 1। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक है। हमने क्या किया, इसको बेटा फिर क्रिस क्रॉस किया, ठीक है ना। हमने इसे क्या कर दिया है, क्रिस क्रॉस कर दिया। फिर अब इसका सूत्र क्या निकल कर आएगा, तो इसका जो आणविक सूत्र निकल कर आएगा ना बेटा, है ना,
इसका जो आणविक सूत्र निकल कर आएगा, है ना, जगह कर लेने दो भाई, इसको इधर शिफ्ट कर लेने दो। ओके, सो इसका आणविक सूत्र क्या निकल कर आएगा, AlOH3। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना, यानी कि ये इसका पूरा क्या निकल कर आएगा, सूत्र निकल कर आएगा। और ये जो 3 है ना, ये केवल H के लिए नहीं होगा, इन दोनों के लिए, इसलिए हमने इसे होल ब्रैकेट में लिखा है। ओके, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र क्या है, ये होगा। कैसे बना तो वो मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके लिए हम इनकी वैलेंसी और आवेश पता होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा कर रखे हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं अब इसी से रिलेटेड बेटा एक और क्वेश्चन है, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र हमें यहाँ पर बताना है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सिंपली आप एक बात बताइए कि अमोनियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए हमें एलिमेंट्स चाहिए इनके, तो चलो इसे भी हम सॉल्व करते हैं, है ना। अब इसका क्या बताएंगे भाई, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। पहले मैंने क्या ले लिया है, सो मैंने ले लिया यहाँ पर अमोनियम, और फिर मैंने यहाँ पर क्या लिया है, फॉस्फेट ले लिया है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, ऑब्वियसली इनकी वैलेंसी, संयोजकता, आवेश बताना होगा। इसका क्या होगा भैया, सो ये 1+ हो जाएगा, है ना, क्योंकि धनावेशित है ये। और ये कैसा होगा, सो ये ऋणावेशित होगा। अब हम इसे क्रिस क्रॉस कर देंगे, और जब हम इसे बेटा क्रिस क्रॉस करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा सूत्र बनाएगा। अगर हमने इसे क्या किया बेटा, क्रिस क्रॉस किया ना, तो ये कुछ इस प्रकार से, इस तरह से सूत्र बनाएगा। क्लियर, आपको इसे कुछ ऐसे लिखना होगा, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, तो अमोनियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, ये निकल कर आएगा। कैसे आएगा, तो हमने यहाँ पर पूरी कहानी जान ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 12। भाई 12 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि बोरोन तथा ऑक्सीजन के यौगिक के 0.48 ग्राम नमूने में विश्लेषण से 0.192 ग्राम बोरोन तथा 0.288 ग्राम ऑक्सीजन पाई गई। सो भार के अनुसार हमें यौगिक प्रतिशत संगठन की गणना करनी है, ठीक है। अगेन मैं बोलूं, ऐसा एक और क्वेश्चन हमने पहले करके रखा है, तो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, है ना। ऑब्वियसली बहुत हाई लेवल की चीज़ें थोड़ी ना आएंगी कि भाई पहले कुछ और क्वेश्चन था फिर बिल्कुल ही मैं एडवांस लेके चले जाऊं, नहीं, मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। सो बोरोन और ऑक्सीजन के यौगिक के 0.48 ग्राम नमूने में विश्लेषण से, ये इनका ना कुल विश्लेषण से प्राप्त हो गया, हमें द्रव्यमान मिला था, है ना। इन दोनों का कितना था, 0.41 ग्राम था। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, फिर हमने क्या देखा भाई, अगर हम केवल बोरोन के प्रतिशत संगठन को निकालेंगे और फिर हमें दोनों का अलग अलग बोलना है, भार के अनुसार दोनों के बारे में बताइए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बोरोन का प्रतिशत संगठन, और फिर हम क्या निकालेंगे बेटा, सो फिर हम निकालेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन। क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, हाँ, तो चलो निकालते हैं इसे हम। देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें सबका अलग अलग प्रतिशत संगठन निकालना है। सो पहले मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, सो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर बोरोन का प्रतिशत संगठन, समझ रहे हो, प्रतिशत संगठन, बिल्कुल बेटा सिस्टमैटिक तरीके से हम इसे लिखेंगे। अब इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा बोरोन का द्रव्यमान, है ना, जो हमें कितना देकर रखा है, 0.192 देकर रखा है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बोरोन का द्रव्यमान, ओके। और अब हम क्या लिखेंगे, बोरोन का द्रव्यमान जिसे हमें भाग देना होगा, किससे देना होगा, बोरोन तथा ऑक्सीजन के यौगिक के द्रव्यमान से। तो हमने क्या लिखा, इसे अब हम भाग देंगे दोनों के यौगिक के द्रव्यमान से, यौगिक के कुल द्रव्यमान, या फिर हम यौगिक का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, ओके बेटा। एंड मल्टीप्लाई बाय, अब हम क्या कर देंगे इसमें, ऑब्वियसली 100 करेंगे। ये हमने यहाँ पर सिंपली इसका फॉर्मूला पुट कर दिया। अब चीजों को उसकी जगह पर रख दो,
कैसे रखोगे? तो हमने क्या देखा भाई, बोरोन का द्रव्यमान हमारे पास कितना दिया था? सो वो था बेटा 0.192, जिसे हमें किससे डिवाइड देना होगा? यौगिक के कुल द्रव्यमान से, जो कि हमें देकर रखा है 0.48, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे बेटा हम 100। अब सुनो, जब हम इसको इससे क्या करते हैं ना, डिवाइड, समझ रहे हो, जब हम इसको इससे क्या करते हैं डिवाइड, सो ये 0.4 टाइम्स में जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ना बेटा, तो पता है कितना निकल कर आएगा? 40% निकल कर आएगा। सो बोरोन का प्रतिशत संगठन क्या होगा? 40% होगा। अब जितनी मैंने यहाँ पर रामायण लिखी है, कहानी लिखी है, थोड़ा सा मुझे इसे छोटा करना होगा। क्यों करना होगा? ताकि मैं आगे की कहानी को भी इसमें क्या कर सकूं बेटा, एक्सप्लेन। ठीक है, अब मैं लेकर चल रही हूँ ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? सो मैंने लिखा है ऑक्सीजन का बेटा प्रतिशत संगठन। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन। अब बराबर हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिखेंगे पहले तो हम। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा क्या बेटा? ऑक्सीजन का द्रव्यमान, जिसे मैं किससे भाग दे दूंगी? सो जिसे मैं भाग देने वाली हूँ किससे? यौगिक के द्रव्यमान से। किससे भाग देने वाली हूँ? सो इसे मैं भाग दूंगी यौगिक के कुल द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान से, एंड मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम? 100, जैसा कि हमने ऊपर किया। अब बताओ क्या आएगा? ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमें कितना देकर रखा है? 0.288 ग्राम देकर रखा है। तो हमने लिखा 0.288 एंड डिवाइड किससे कर दिया हमने? इसे दोनों के यौगिक के कुल द्रव्यमान से, जो कि 0.48 है, एंड मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया मैंने? 100। इसको इससे अगर हम उड़ाएंगे 0.6 टाइम्स में ये जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय बेटा अगर 100 करते हैं, सो इसका प्रतिशत संगठन 60% निकल कर आता है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसे कुछ हमें इस प्रकार से सॉल्व करना होता है। तो बोरोन तथा ऑक्सीजन के यौगिक के 0.48 ग्राम नमूने में विश्लेषण से 0.192 ग्राम बोरोन तथा 0.288 ग्राम ऑक्सीजन पाई गई थी। भार के अनुसार अगर हम इन यौगिक का प्रतिशत संगठन की गणना करते हैं, सो बोरोन का प्रतिशत संगठन 40% है इसमें, और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन 60% निकल कर आएगा। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है डन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ओके, नाउ अब हम आते हैं हमारे बेटा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। और सुनो, यहाँ तक सभी क्वेश्चन लघु उत्तरीय थे, अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो रहे हैं स्टार्ट। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रही है हमसे कि निम्न में कितने परमाणु बेटा यहाँ पर विद्यमान हैं? तो यहाँ पर हमें जितनी भी चीजें दिख रही हैं, इन सब में बहुत कुछ नहीं बताना है, केवल इनमें हमें परमाणुओं की संख्या बतानी है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इनमें टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है। बहुत ही प्यारा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो सुनो, अब हम यहाँ पर कितने परमाणु हैं वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे ही ले लेते हैं, है ना। अब हमने क्या देखा? पहली बात तो इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से, सिंपली देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमने क्या देखा भाई, इसमें जो एलिमेंट है ना बेटा, वो 2 एलिमेंट है। तत्व कौन से हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो मैंने क्या बोला, कार्बन और क्या है बेटा, ऑक्सीजन, है ना। कार्बन का परमाणु है ना, कार्बन का परमाणु हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला बेटा मैंने, ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, तो चलो वो देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि भैया कार्बन के परमाणु की संख्या, कार्बन का कुल कितना परमाणु है? 1। ऑक्सीजन का कितना है बेटा? 3। यानी यहाँ पर कुल कितने परमाणु हो जाएंगे? 4 निकल कर आएंगे। यानी इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 3 परमाणु आपस में मिल गया। ओके, सो निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? सो पहले वाले में बेटा कितने हैं? तो हमने क्या देख लिया कि 4 परमाणु विद्यमान हैं। नाउ सेकंड नंबर पे आते हैं बेटा। अब सेकंड नंबर को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो अब इसमें क्या निकल कर आएगा? तो हमने क्या देखा भैया,
फास्फोरस का परमाणु, या फास्फोरस में भी लिख सकते हैं हम। तो फास्फोरस का कितना परमाणु है यहाँ पर, है ना, प्लस। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, और क्या था, ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक है, पूरा पूरा लिखो भाई, अधूरा क्यों छोड़ना है। ठीक है, तो इसका भी परमाणु लिखेंगे हम। तो हमने क्या देखा, अगेन ऑक्सीजन का परमाणु अगर लिखना ही है तो इसको उठा के हम बढ़िया सा कॉपी कर देते हैं सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से, इस तरह से। ओके, अब हमने क्या देखा भैया, फास्फोरस का तो यहाँ पर एक ही परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है, 4, यानी यहाँ पर ये आपस में 5 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पर इसके परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नाउ थर्ड नंबर पे आ जाते हैं अब हम, ये P2O5। ठीक है, अब हमने क्या देखा, तो हमें यहाँ पर अगेन मुझे इसको क्या करना होगा, तो मुझे इसे यहाँ पर पूरा उठा के कॉपी करना है। क्यों फालतू में इतना टाइम वेस्ट करो, जब मेरे पास ये सुविधा है तो मैं इसका आप लोगों को लाभ उठा के भी बता सकती हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया। चलो भाई, फास्फोरस के कुल कितने परमाणु है बेटा, यहाँ पर 2 है। ओके, ऑक्सीजन का कितना है, 5। ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 7 परमाणुओं से ये मिलकर बना है, एटम्स से ये मिलकर बना है। नाउ सबसे लास्ट में आते हैं अब हम किसकी तरफ, तो सबसे लास्ट में आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ। ठीक है, अब ये किससे मिलकर बना है, तो सुनो, सबसे पहले क्या बोला बेटा मैंने, कार्बन का परमाणु, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा क्या है हमारे पास बेटा, ऑक्सीजन का परमाणु। किसका परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु। अच्छा, कार्बन का कुल कितना परमाणु है यहाँ पर, सो कार्बन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है, और ऑक्सीजन की भी कितनी है बेटा, 1। यानी यहाँ पर ये 2 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन 2 परमाणु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। टोटल 2 परमाणु से मिलकर ये बना है। तो ये थी इसकी कहानी, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें परमाणु कितने हैं वही बताना था और कुछ भी सॉल्व नहीं करना था। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो जरा फटाफट से ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बेटा अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं भाई। ठीक है, अब सिंपल है भाई, परमाणु और अणु के बीच में हमें 2 बिंदुओं में विभेदन करने को बोला जा रहा है। फटाफट से कर देते हैं। तो देखो, एक साइड मैंने लिखा है परमाणु को, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा, एटम बोलते हैं, और एक साइड मैंने क्या लिखा है, अणु, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूल ये होता है। दोनों में डिफरेंस तो है, सेम चीज तो नहीं है। तो एक परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और अणु, एक अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण है जो तत्व या यौगिक के गुण को प्रेजेंट करता है, गुण रखता है। अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि परमाणु या एटम में क्या क्या आ सकता है बेटा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये एक किसका नाम है, ये एक एटम होता है, परमाणु होता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर ही क्या बनते हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड, और उन्हीं में ही क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एक अणु हो गया यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन का अणु हो गया, जल का ही एक अणु हो गया। समझ पा रहे हो, तो ये किससे मिलकर बने वो हमने यहाँ पर देख लिया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, चलो भैया, अब अच्छा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, हाइड्रोजन का यहाँ पर एक एटम है, और अगर इसी को मैं H2 लिखती हूँ ना, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएगा। और अगर मैं H2O लिख देती हूँ तो ये H2O पानी का केमिकल फॉर्मूला, उसका एक मॉलिक्यूल बनाने का काम करता है। ठीक है, उसका एक अणु बनेगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट किए हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर बेटा 15 ये रहा आप सभी के सामने। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में संयोजित तत्वों के द्रव्यमानों में अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 चीजें हैं आपके सामने, CaCO3 है, MgCl2 है, H2SO4, C2H5OH।
आपको इनमें आपस में रेशो बताना है, ठीक है ना, इनके तत्वों के द्रव्यमानों में अनुपात बताना है। सबसे पहले लेते हैं हम CaCO3, ऐसे बताना पड़ेगा इसको, है ना। देखो मैंने लिया है CaCO3, सबसे पहले तो मुझे इसमें आपको एलिमेंट बताने होंगे। ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है और ये एक अलग एलिमेंट है। सो कैल्शियम रेशो, कार्बन रेशो, ऑक्सीजन, है ना। ये क्या है बेटा, एलिमेंट तत्व। इनके कंपाउंड्स भी लगे हाथ में लिख देती हूँ, ठीक है। या आप मैं केवल एलिमेंट का नाम लिखती हूँ। अब बात आती है कैल्शियम को लेकर कि भैया जो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भैया, 40 होता है, लेकिन इसका एटम कितना है, तो वो एक ही है। वही बात करते हैं कार्बन का कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई, सुनो इसके 3 एटम है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 40 रेशो 12, फिर क्या हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 32, 16 तिया 48, काटा पीटी करो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अभी भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे तो सुनो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये कितना निकल कर आ रहा है बेटा हमारे पास, 10 रेशो 3 रेशो 12 निकल कर आ रहा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, चलो भाई। तो हमने क्या देखा कि भैया कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, CaCO3 की अगर बात करें, इनमें तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो 10, 3, 12 निकल कर आएगा। सभी का परमाणु द्रव्यमान पता होगा तो ही तुम ये निकाल पाओगे। सेकंड आ जाओ फर्स्ट के बाद, है ना, फर्स्ट के बाद सेकंड आ जाओ, क्या है भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड, लिख दो भाई MgCl2। पहले तो ये बताओ कि ये बना किन किन तत्वों से मिलकर है, तो मैंने क्या बोला भैया, मैग्नीशियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, तो मैंने लिखा यहाँ पर मैग्नीशियम एक एलिमेंट और क्लोरीन एक एलिमेंट। हम मुझे बताओ जो मैग्नीशियम होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा, ये होता है 23 मल्टीप्लाई बाय 1। ये कितना होता है क्लोरीन का, 35.5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। सो इसे तो मैं 23 का 23 लिखूंगी, और ये कितना होगा 71। कैसे होगा, हमने पहले भी सॉल्व किया है ऐसे कई बार। 5 दूनी 10, 0 यहाँ पर पावर 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 पावर 1, 3 दूनी 6 और 1 ये 7, ऑब्वियसली 71 ही निकल कर आता। इसकी हम काटा पीटी नहीं कर सकते, तो इनका रेशो 23 रेशो 71 ही होगा। इसकी कहानी डन। चलो भाई इसे शिफ्ट कर दूं मैं इधर उधर, छोटू सा लेके चलती हूँ पहले तो मैं इसे, और फिर मैं इसे क्या कर दूंगी यहाँ पर शिफ्ट। चलिए भाई थर्ड आते हैं अब हम। तीसरा हमारे पास क्या है बेटा, H2SO4, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, H2SO4 किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा, 2 हैं, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है लेकिन एटम इसके 2 हैं। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, एटम इसका 1 है। और वही बात आती है ऑक्सीजन की, तो बेटा 16 होता है, एटम इसके कितने हैं, 4। सो 2 एकम 2, 32 का 32, 16 चुको क्या हो जाएगा बेटा 64। काटा पीटी करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ये इनके बीच का क्या निकल के आएगा, अनुपात, ठीक है। ये इनके बीच का क्या निकल कर आएगा बेटा, रेशो। लास्ट आ जाओ फोर्थ, चौथे नंबर पर क्या है हमारे पास, C2H5 और OH। एलिमेंट लिखो जल्दी से, सबके एलिमेंट कैसे लिखोगे भैया, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन H5 और H वहाँ है, सबको जोड़ना पड़ेगा पहले तो। सो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इनके द्रव्यमानों का अनुपात हमें लिखना है। सो भैया कार्बन का, पहली बात तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इसके 2 एटम है, ठीक है। अच्छा पेन क्यों, सब में जो लिया वही लिखो भाई। हाँ तो कार्बन का कितना होता है 12, एटम कितने हैं 2। हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा 6 हैं, 5 ये 1 वो, 6 काउंट होगा ये, है ना। एटॉमिक मास तो 1 होता है, एटम 6 है। ऑक्सीजन का 16 होता है, एटम इसका 1 है, सिंपल, एटम इसका 1 है। हमने क्या किया, 12 दूनी 24, फिर 6 कम 6, 16 एकम 16, काटा बेटी कर दो जल्दी से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16,
12:3:8 ये निकल कर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, पक्का डन, लॉक कर दूं। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बेटा फाइनली होता है कंप्लीट। अब ये एक नई कहानी क्या आ गई है भैया, उसी से मिलती जुलती है। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित के आपको रासायनिक सूत्र लिखिए और यौगिकों में विद्यमान तत्वों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा यहाँ पर सल्फाइड। तो इनके हमें केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, रासायनिक सूत्र, डायरेक्टली प्रूफ नहीं करना है, सूत्र लिखना है और यौगिकों में विद्यमान तत्वों का अनुपात बताना है, जो भी रेशो हमने निकाला। ठीक है, तो सुनो, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, NH3 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है, वहीं हाइड्रोजन क्लोराइड, और सुनो इसको ऐसे मत कर देना कोबाल्ट हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड बोले तो भैया HCl होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोले तो AlCl3 हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड बोले तो MgS हो जाएगा। अब इनके बीच का रेशो निकाल लो। सबसे पहले मैंने किसे लिया है भैया, तो सुनो, मैंने लिया है यहाँ पर NH3 को। हमने देखा हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो क्या है बेटा, एलिमेंट है। सो नाइट्रोजन की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14, यहाँ पर ये कितना है एटम 1, हाइड्रोजन का भी 1 होता है और इसके एटम कितने 3। सो ये 14 रेशो क्या निकल कर आएगा बेटा 3। ये इनके एलिमेंट के बीच का क्या है रेशो है। सेकेंड आ जाओ जल्दी से, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, चलो जल्दी से बताओ कार्बन का कितना होता है बेटा 12 होता है, इसके एटम कितने हैं 1। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एटम कितना है 1, तो ये 12 रेशो क्या होगा 16। इसकी तो हमें काटा पीटी करनी पड़ेगी, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8, सीधे आ जाते हैं ना, 4 तिया 12, 4 चौको 16, यानी कि भैया इनके बीच का रेशो कितना निकल कर आएगा 3:4। नाउ थर्ड नंबर पे आ जाओ जरा जल्दी से, HCl। ठीक है, HCl निकालो जल्दी से। कैसे निकालेंगे भैया 1:1, ठीक है ना, सॉरी 1 × 1 क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 1, एटम भी 1। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 × 1 क्योंकि इसका एटम भी 1 ही है। सो भैया ये 1:35.5 निकल कर आएगा, है ना, ये निकल कर आएगा। चलो भाई थर्ड भी हो गया। नाउ फोर्थ आ जाए हम एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो चौथा ले लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड को। कैसे निकालेंगे इसे, तो इधर देखो, सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करें भैया कितना होता है ये 27 × 1। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है बेटा, कितना होता है 35.5 ये होता है, और मल्टीप्लाई बाय बेटा हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम इसको 3 कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे भैया कितना होगा, तो ये तो 27 का 27 होगा, और इन दोनों को करेंगे 5 तिया 15 की 5 पावर 1, 5 तिया 15, 16 की 6 पावर 1, 3 तिया 9 और एक क्या हो जाएगा भैया 10। काटा पीटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 नाम क्या होगा 27, ठीक है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15, और यही इसके बीच का क्या निकल के आएगा बेटा रेशो। चलिए लास्ट आते हैं अब हम मैग्नीशियम सल्फाइड की तरफ। सो MgS मैंने यहाँ पर ये इस प्रकार से लिख दिया। मैग्नीशियम की अगर बात करें सो इसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। सल्फर का कितना होता है बेटा 32 × 1 करेंगे क्योंकि इनके एक एक एटम ही तो है ना, ज़्यादा नहीं है। सो 24 रेशो कितना हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा। ओके, सो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि ये 3:4 इनके बीच का मतलब इनके एलिमेंट के बीच का रेशो ये निकल कर आएगा। सो निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखने थे, हमने लिख दिए, यहाँ लाइन से लिखे। फिर बोल रहे हैं यौगिकों में विद्यमान तत्वों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो सबके तत्वों के बीच के अनुपात हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, समझ पाए। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। अब हमसे क्या बोल रहा है ये कि भैया सूत्र इकाई भार को परिभाषित कीजिए और इसका परिकलन किस प्रकार करते हैं। तो हमारे सामने एक सूत्र इकाई दी गई है, मतलब एक केमिकल फॉर्मूला दिया गया है जिसमें हमें इसका सूत्र इकाई बेटा द्रव्यमान निकालना है।
अब सबसे बड़ी चीज़ कि इसको आधा तो सॉल्व करके ही दे दिया। कैसे दिया है तो सुनो, अगर हम इसे सॉल्व करें, पहली बात तो सबके परमाणु द्रव्यमान देकर रखे हैं, हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे को सॉल्व करोगे तो सुनो, नाइट्रोजन की बात करें, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भैया 14 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि इसका एक एटम है ना। अभी इसको ये होल ब्रैकेट में जो 2 है इसे 2 मिनट के लिए होल्ड कर दो। हाइड्रोजन का कितना है भैया 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 4 होगा। अब इसके आगे मैंने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। चलो भाई अब हमने क्या देखा, फिर हमने देखा सल्फर, सल्फर का कितना है 32 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा 4 होगा। सॉल्व कैसे करेंगे तो इधर देखो, हमने क्या किया 14 एकम 14 और ये 4, फिर ये 32 एकम 32 16 चौको 64। हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा 18, फिर 32, फिर 64, 8 दूनी 16 की 6 पावर 1 2 एकम 2 और 1 ये 3 36 32 और 64 हमें इन सबको ऐड करना है, जोड़ना है। तो 36 32 64 4 2 6 6 और 6 12 की 2 पावर 1 6 3 9 10 11 12 और 13, यानी ये 132U निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा भैया, ये 132U निकल कर आएगा और यही इसका क्या होगा भैया करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि ये रहा आप सभी के सामने। क्या बोल रहा है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 18 की निम्नलिखित के सबसे पहले तो सूत्र लिखिए और प्रत्येक का आणविक द्रव्यमान भी परिकलित कीजिए। तो लिस्ट है आपके सामने, कास्टिक पोटाश है, बेकिंग पाउडर है, चूने का पत्थर है, कास्टिक सोडा है, एथेनॉल है और साधारण नमक है। अब इन सबको ही अगर हम ध्यान से देखें तो ध्यान से सुनो, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसका होता है KOH। वही बात आती है बेकिंग पाउडर की, सो ये होगा NaHCO3। चूने का पत्थर हमारा क्या हो जाएगा तो भैया ये CaCO3 होता है। फिर ये हमारा कास्टिक सोडा होता है NaOH, ये हमारा C2H5OH एंड सबसे लास्ट में आते हैं साधारण नमक जो कि हमारा NaCl होता है। ठीक है, चलिए तो अब बात आती है, ये सबके हमने सूत्र लिख लिए हैं। हाँ, अब इसके बाद में आपको सबका आणविक द्रव्यमान जो है वो बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं KOH यानी कि कास्टिक पोटाश की तरफ, और इसका हम बेटा आणविक द्रव्यमान तब निकाल पाएंगे जब हमें से परमाणु द्रव्यमान हमें इसका पता होगा। सो पोटाश, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो 39 होता है, इसके कितना एटम है यहाँ पर ओनली 1। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे हम। वहीं हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा ये 1 ही होता है, और ऑब्वियसली इसका एक एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा। सो इसे हम 39 का 39 लिखेंगे, ये हमारा 16 का 16 और ये हमारा 1 का 1 होगा। 39 और 1 कितना होता है 40, और 40 और 16 कितना होगा भैया, तो 40 और 16 हमारा ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 56 ग्राम पर मोल ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं अब हम सेकंड नंबर पे, जो कि हमारा क्या है NaHCO3 है। ठीक है, अगला क्या है NaHCO3। सोडियम का कितना होता है भैया 23 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसका एक ही एटम है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है भाई ये, और इसका एक ही एटम है। कार्बन का कितना होता है 12, इसका भी कितना एटम है 1। और वहीं अब ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी कितना एटम है 3 और इसका परमाणु द्रव्यमान 16, याद हो गया होगा सबको। सो ये 23 1 जा 23, 1 1 जा 1, 12 1 जा 12, 16 तिया 48। टोटल करेंगे भाई तो 23 और एक क्या हो जाएगा भाई 24, 24 और 12 कितना होगा तो 4 और 2 6, 2 और 1 3, और इसी में 48 जोड़ दे तो 6 6 12 13 14 की 4 पावर 1, 4 3 7 और 1 8। सो ये बेटा क्या निकल कर आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल ये निकल कर आएगा। सो ये हमने NaHCO3 बेकिंग पाउडर का आणविक द्रव्यमान निकाल लिया। ठीक है, नाउ थर्ड आते हैं अब हम CaCO3 की तरफ। चलो कैसे निकालेंगे भाई, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा 40, कितने एटम है इसके 1। कार्बन का 12 होता है, कितना एटम है 1। ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना एटम है 3।
सो 40 वन जा 40, 12 वन जा 12, 16 तिया 48। सो 40 और 12 कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5, 52, और ये 48, और ये 5 4 9 और 1 10, 100 कितना निकल कर आ जाएगा बेटा ये, तो ये निकल कर आएगा हमारा 100 ग्राम पर मोल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका एसेस ले लो। देन हम आते हैं अगले की तरफ, और ये तीनों हमारे होते हैं डन। और अब हम नेक्स्ट 3 को और करते हैं सॉल्व। ठीक है, 3 हमारे यहाँ पर होते हैं डन, एंड अगले 3 को हम करते हैं यहाँ पर सॉल्व, जिसमें 4th नंबर पर हमारे पास क्या होगा, तो वो है भैया NaOH। ठीक है, क्या है, सो वो है NaOH, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान अब भी हमने जाना कितना होता है, 23 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 1, और हाइड्रोजन का 1 का 1। ओके, सो 23 वन जा 23, ये 16 का 16, ये 1 का 1, 23 और 1 कितना होगा 24, और 16 ये हमारा क्या हो जाएगा 2 3 4, तो ये 40 निकल कर आएगा, 40 ग्राम पर मोल। ओके, देखो फटाफट से कैलकुलेशन करा रही हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, नाउ 5th नंबर पर आते हैं C2H5OH। तो सुनो, अब कार्बन की बात करें, सो 12 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन के 2 एटम में परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन इसके बेटा 6 एटम है। ठीक है ना, तो 1 मल्टीप्लाई 6 एंड 16 मल्टीप्लाई 1, 12 दूनी 24, 6 कम 6, 16 कम 16, और ये 24 और 6 ऑब्वियसली 30 होते हैं, और 30 और 16 कितने होते हैं, तो ये 46 होते हैं। सो 46 ग्राम पर मोल ये निकल कर आएगा। ठीक है, नाउ 6 की तरफ आते हैं, सबसे लास्ट। अगला क्या है भाई, NaCl। चलो NaCl भी नोट डाउन कर लेते हैं जल्दी से। सोडियम का कितना होता है भैया 23 मल्टीप्लाई बाय 1, कैल्शियम का कितना, सॉरी क्लोरीन का कितना होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 23 प्लस 35.5। जल्दी से ऐड कर दो जरा इसमें 23 को, तो जरा, तो ये क्या होगा 58.5 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा भैया 58.5 ग्राम पर मोल। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फाइनली होता है सॉल्व। जानबूझ के मैंने इसे दीर्घउत्तरीय में रखा था ताकि मुझे पता था ये आंसर ऑब्वियसली दीर्घउत्तरीय में बड़े ही आंसर्स लिखने होते हैं, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल से रिलेटेड ले लिया, मतलब कैलकुलेटिव आंसर मैंने क्वेश्चन लिया है। एंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा, 6 कार्बन परमाणु वाला अणु जैसे ग्लूकोज हो गया C2H12O6, जो कि इसका केमिकल फार्मूला होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस दौरान ये बनता है। तो इसके आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है, जहां पर आपको ऑलरेडी चीजें क्लियर करके दी गई है। चलो भाई सॉल्व करें। चलो, तो हमने देखा C6H12O6 ये होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान तो भैया 12 होता है, और इसके एटम्स कितने हैं 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके 12 एटम है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 हुई होता है, और यहाँ ऑलरेडी देकर भी रखा है क्वेश्चन में, लेकिन इसके एटम कितने 6। चलो सॉल्व करो जरा। 12 छिंग क्या होता है भैया 72, 6 दूनी 12 की 2, पावर 1 हो जाएगी, 6 कम 6 7 72 हो जाएगा, 12 कम 12, एंड 16 सिक्सा कितना होगा 6 सिक्सा कितना होता है 36, 6 का 6, और ये पावर 3 हो जाएगी, 6 कम 6 7 8 9, 16 छिंग क्या हो जाएगा भैया 96, सबका टोटल कर दो 72 12 96, 6 7 8 9 10 की 0, पावर 1 7, पहले तो 9 10 17 और 18, यानी कि 180 निकल कर आएगा बेटा। 180 क्या निकल कर आएगा, इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, 180 इसका क्या निकल कर आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई, तो ये है भैया आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, इसे आपको दीर्घउत्तरीय प्रश्न में बताना है। तो एक छोटू सा मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आपके लिए होमवर्क है कि आपको इसे बड़े, मतलब आप कम से कम इसे 50 वर्ड्स में मुझे आंसर लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ भाई रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य होता है। सो रासायनिक सूत्र ही हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ऑब्वियसली बताता है। रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसे कहीं ना कहीं आसान तरीके से, सरल तरीके से हमारे सामने शो करने में हमारी हेल्प करता है। रासायनिक सूत्र सभी एक यौगिक या कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो सभी का रासायनिक सूत्र अलग अलग होता है। सो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो उसमें उपस्थित तत्वों के प्रतीक के संबंध में यौगिकों के अणु के संगठन को प्रदर्शित करता है।
अगर हम इसे जाने तो भाई केमिकल रिएक्शन में भी इसका क्या होता है, रोल होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भी इसका क्या होता है, योगदान होता है। कैसे होता है, जैसे ये डेफिनेशन तो आप चलो याद कर लोगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, आप ये बता सकते हो बेटा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें हम रासायनिक सूत्र की सहायता से ही आसानी से वो अभिक्रिया बता देते हैं। और वो रासायनिक सूत्र लिखने में हमारी हेल्प कौन करते हैं, सो इनके जो इनमें प्रयोग होने वाले, जैसे इनके मिलकर मतलब जो इनके यौगिक होते हैं, यानी कि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, वो जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, है ना, वो जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं उनके जो सिंबल होते हैं, यानी कि जो संकेत चिन्ह होते हैं, है ना, उनके बारे में अगर हम बात करें सो वो इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये संकेत चिन्ह की सहायता से ही हम क्या कर पाते हैं, सभी के रासायनिक सूत्र लिख पाते हैं। जैसे सबके अलग अलग होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक यौगिक बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, H2O वाटर हो गया, पानी का केमिकल फॉर्मूला हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, इस तरह से। ओके, सो इसे बिल्कुल 50 वर्ड्स में लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास। और आज के सेशन में MIQs फाइनली हमारे कंप्लीट होकर अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।